नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखें 11th कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट्स के जो लेसन नंबर 1 है उसका टॉपिक चल रहा है अपन का लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। हमने इससे पहले वाले वीडियो में माल के कुछ परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एसेट्स में भी 2-3-4 तरह के उसके आपकी करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्शियस एसेट्स, इंटीजेबल एसेट्स आदि हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं दायित्व, लायबिलिटी। इससे पहले हमने पढ़ी थी एसेट्स और अब हम आगे के जो टॉपिक है वो आता है इसमें लायबिलिटीज। LIABILITIES, लायबिलिटीज, इसको कहते हैं हम दायित्व। जिनसे पैसा प्राप्त करना होता है भविष्य में, ऐसी वस्तु है जिनसे भविष्य में हमें पैसा प्राप्त होगा, वो तो हमारी एसेट्स हैं। और जिनको हमें भविष्य में पैसा चुकाना है वो हमारे दायित्व है। यानी कि एक ही लाइन में अगर इसका हम अर्थ निकालें कि दायित्व, लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होते हैं, तो ऐसी वस्तुएं, या आप डायरेक्ट यूं लिख दें कि जिन्हें भविष्य में इन फ्यूचर पैसा चुकाना है, वो दायित्व कहलाते हैं। एक लाइन में इस चीज को आप समझ जाएं कि दायित्व क्या है, जिनको हमें भविष्य में पैसा चुकाना है वो सारे के सारे हमारे क्या है, दायित्व है, वो लायबिलिटीज है, हमारे दायित्व कहलाएंगे लायबिलिटीज। ठीक है। अब जैसे इसमें अगर हम देखते हैं, इसमें आपकी जो डेफिनेशन दे रखी है बुक में कि व्यवसाय को देय राशियों या देयताओं को व्यवसाय की संपत्ति माना जाता है, परंतु इसके विपरीत व्यवसाय द्वारा भी व्यक्ति एवं संस्थाओं को पैसा दिया जाता है, तो बड़ी व्यवसाय का दायित्व, यही व्यवसाय का दायित्व कहलाता है। संपत्ति दायित्व ऐसी राशि से है जो व्यवसाय द्वारा व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को चुकाई जानी है। सभी प्रकार के दायित्व स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाए जाते हैं निम्न में। अब इसमें जो दायित्व है इनके कुछ प्रकार दे रखे हैं। अब प्रकार देखें हम कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब इसके भी मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं आपके दायित्वों के। कौन कौन से? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अभी पहला आता है इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाहरी दायित्व। अब इसके नाम से स्पष्ट है सब, बाहरी दायित्व। और दूसरा कौन सा है इसमें? आंतरिक दायित्व। दूसरा है इसका आंतरिक, इंटरनल लायबिलिटीज, या पहले इंटरनल ले लो, दूसरा एक्सटर्नल ले लो। इंटरनल लायबिलिटीज, आंतरिक दायित्व। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वैसे तो अकाउंट्स में कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, उसका नाम आप पढ़ोगे, नाम को समझोगे तो उसी में आपके सब चीजें समझ में आ जाती है। आंतरिक और बाहरी दायित्व। दायित्व ऐसा जिनको पैसे चुकाना है। अब आंतरिक कौन से होते हैं और बाहरी कौन से होते हैं? बाहरी जो व्यवसाय के बाहर के व्यक्ति हैं जिनको पैसा चुकाना है वो तो सब बाहरी दायित्व है, और जो व्यवसाय के अंदर के दायित्व है हमारे, वो हमारे आंतरिक दायित्व कहलाते हैं। अब आप कहोगे साहब बाहरी का से आंतरिक कौन से? तो देखिए इसमें यानी ऐसे दायित्व जो व्यवसाय के बाहर के जो व्यवसाय के बाहर चुकाने होते हैं,
बाहरी दायित्व तो कौन से हो गए? ऐसे दायित्व जो व्यवसाय के बाहर चुकाने होते हैं, जैसे बैंक लोन। आपने बैंक से लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, तो ये बाहरी दायित्व है कि नहीं है? बैंक कोई आपके व्यवसाय के अंदर का तो है ही नहीं, बैंक कोई व्यवसाय के अंदर का तो है ही नहीं, ये बाहरी दायित्व हो गया। तो बैंक लोन। एक होता है क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स। ये होते हैं लेनदार। हमारे लेनदार कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा, जिनको हमसे पैसा लेना है, वो लेनदार होते हैं। यानी जिनसे हमने उधार माल खरीदा है या पैसा उधार लिया है, तो वो बाहर के व्यक्ति होते हैं। उधार माल खरीदा है अपने व्यवसाय के बाहर के व्यक्ति हैं, तो उनको हमें पैसा चुकाना है। तो बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये BP, बिल्स पेबल, ये जो होते हैं ये सारे के सारे ETC, ये अपन के क्या कहलाते हैं? बाहरी दायित्व है। ये बाहर के यानी व्यवसाय के अंदर के व्यक्ति नहीं है, व्यवसाय के बाहर, संस्था के बाहर के व्यक्तियों को जो पैसा चुकाना है वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो बाहरी दायित्व कहलाएंगे। और आंतरिक दायित्व, इंटरनल लायबिलिटीज, अब ये समझ गए, जो व्यवसाय के अंदर, जो संस्था के अंदर के व्यक्तियों को जो पैसा चुकाना है वो हमारा आंतरिक दायित्व कहलाता है। यानी कि आंतरिक दायित्व किसे कहेंगे? ऐसे दायित्व जो संस्था के अंदर ही चुकाने होते हैं, वो हमारे आंतरिक दायित्व कहलाते हैं। अब इसमें देखें आपकी बुक में जैसे क्या लिख रहा है? बाहरी दायित्व व्यवसाय के बाहर के लोगों को दे राशियां सब बाहरी दायित्व कहलाती है ना। बाहरी दायित्व में दीर्घकालीन ऋण, बकाया ऋण पत्र, मध्यकालीन ऋण पत्र, लेनदार, देय बिल, अदत्त खर्चे, ठीक है। और आंतरिक ये वे दायित्व है जिनका भुगतान व्यवसाय के आंतरिक लेनदारों को बहुत लंबी अवधि पश्चात करना होता है। इनमें कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकाकी व्यापारी साझेदारी संस्थाओं में व्यापारी साझेदार द्वारा पूंजी के अतिरिक्त व्यवसाय को लगाया लोन भी होता है। तो कुल मिला के इसमें जो होते हैं वो इसमें मुख्य रूप से होता है आपका एक तो कैपिटल, पूंजी, और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये होते हैं बाहरी दायित्व और आंतरिक दायित्व। यानी संस्था के बाहर के व्यक्तियों को जो चुकाना है वो बाहरी दायित्व, और संस्था के अंदर के व्यक्तियों को जो चुकाना है वो आंतरिक दायित्व। अब इसके बाद आता है आपका अल्पकालीन दायित्व और दीर्घकालीन दायित्व। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अल्पकालीन दायित्व। और चौथा होता है इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दीर्घकालीन दायित्व। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। पहले भी आए थे आपके स्थायी और चालू, तो वही चीज़ है अल्पकालीन और दीर्घकालीन। यानी कि अल्पकालीन दायित्व ऐसे दायित्व जिन्हें एक वित्तीय वर्ष के अंदर चुकाना होता है। क्या कहलाते हैं? अल्पकालीन दायित्व, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो ऐसे दायित्व जिन्हें जो एक वर्ष के अंदर हमें चुकाने होते हैं, जो एक वर्ष के अंदर जिनको चुकाना होता है वो कहलाते हैं हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज समझ में आ गई आपके? कौन से दायित्व?
ऐसे दायित्व जिन्हें एक से अधिक वर्षों में चुकाना होता है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिन्हें एक से अधिक वर्षों में या एक वर्ष से अधिक समय में, इसको ज्यादा इजी यूं हो जाएगा ये, ऐसे दायित्व जिन्हें एक वर्ष से अधिक समय में चुकाना होता है। एक वर्ष से अधिक समय में जैसे कैपिटल है तो एक वर्ष में थोड़ी ना चुकानी है, वो लॉन्ग टर्म है। बैंक लोन है तो बैंक में से लोन आपने 10 साल का ले रखा है, 20 साल का ले रखा है, तो वो बैंक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो, है ना। इसी प्रकार से आपके और भी कोई आपने किसी से पर्सनल लोन ले रखा है, साझेदारों से लोन ले रखा है, तो वो सारे आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। और शॉर्ट टर्म में क्या आते हैं, शॉर्ट टर्म में आपके जैसे ये आएंगे, क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेबल आएगा, क्रेडिटर्स जिनसे माल उधार खरीदा है वो आपके आएंगे शॉर्ट टर्म में। तो अगर अपन दायित्व में देखें लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज ऐसे जिन्हें भविष्य में हमें पैसा चुकाना होता है वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, हमारे लायबिलिटीज कहलाते हैं, दायित्व कहलाते हैं। और दायित्व 4 प्रकार के होते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ऐसे दायित्व जो संस्था के बाहर के व्यक्तियों को चुकाने होते हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाहरी दायित्व कहलाते हैं। दूसरा है इंटरनल लायबिलिटीज, ऐसे दायित्व जो हमें संस्था के अंदर के व्यक्तियों को चुकाने होते हैं वो हमारे इंटरनल लायबिलिटीज यानी आंतरिक दायित्व कहलाते हैं, जैसे कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इसके अलावा एक होते हैं आपके शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और एक होते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऐसे दायित्व जिन्हें एक वर्ष के अंदर अंदर चुकाना होता है वो हमारे शॉर्ट टर्म है, और लॉन्ग टर्म जिन्हें एक वर्ष से अधिक समय में चुकाना होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाते हैं। इसके बाद में तो ये दायित्व वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है आपका डेटर्स, देनदार। अब डेटर्स क्या होता है, दो चीजें हैं इसमें भी, एक डेटर्स है और एक क्रेडिटर्स है। तो पहले तो डेटर्स को देखें, देनदार ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें पैसा प्राप्त करना है, देनदार कहलाते हैं। और एक आता है आपका क्रेडिटर्स, CREDITORS, लेनदार। इसकी डेफिनेशन है ऐसे व्यक्ति जिनको हमें पैसा चुकाना है, लेनदार कहलाते हैं। ये है बड़ा कंफ्यूजेबल मैटर है, थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं। डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स को पैसा देंगे, पैसा चुकाएंगे कि प्राप्त करेंगे, और क्रेडिटर्स को पैसा चुकाएंगे कि प्राप्त करेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है। अभी तो आपको याद रह जाएगा, डेटर्स का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें पैसा प्राप्त करना है वो हमें देनदार होता है, और ऐसे व्यक्ति जिनको हमें पैसा चुकाना है वो हमारे लेनदार होते हैं। लेकिन अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेनदार को पैसा चुकाना है कि लेना है कि देना है कि क्या करना है कि प्राप्त करना है, देनदार से क्या करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैंने याद कर रखा है, मैं भी एक मानव, आप भी मानव ही है, मनुष्य है, तो जिस तरह से मैंने इसको ट्रिक से याद कर रखा है वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको याद हो जाए। यानी कि ये तो आपके समझ में आ गया कि देनदार और लेनदार दो व्यक्ति होते हैं जिनमें से एक को पैसा देना है, एक से लेना है। अब किसको देना है, किससे लेना है, ये चीज आपको समझनी है। तो इसमें देखिए, इसमें होता है डेटर्स, देनदार। तो देनदार का मतलब
इसको मैंने एक याद कर रखा है देनदार, देनदार का मतलब देना है, इसको शॉर्ट में, और लेनदार यानी कि लेना है, ये इसका अर्थ होता है। देनदार देना है और लेनदार लेना है। अब लेकिन इसमें भी कंफ्यूज हो गए। देना है, किसको देना है, हमें देना है या उसे देना है। लेना है, किसको लेना है, हमें लेना है या उसे लेना है। इसमें भी दिक्कत रहेगी थोड़ी सी, तो इसको और शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट क्या कर देते हैं हम, देना है और लेना है की जगह कर देंगे इसको हम देगा और लेगा। डेटर्स कौन, जो पैसा देगा, और क्रेडिटर्स कौन, जो पैसा लेगा। डेटर्स देनदार, जो पैसा देगा, और क्रेडिटर्स लेनदार, जो पैसा लेगा। अब क्लियर स्थिति, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। आपको हमेशा याद रखना है दे से देना और ले से लेना, ठीक है। तो दे से जो देगा और ले से लेना यानी जो लेगा। तो देनदार डेटर्स कौन होते हैं, जो पैसा देगा, देगा यानी वो हमको देगा, हमारे पास आएगा पैसा, ठीक है। और लेगा, लेनदार यानी कि लेगा यानी जो हमसे पैसा लेगा, वो हमारा दायित्व हुआ। तो कुल मिला के डेटर्स ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें पैसा प्राप्त करना है, देनदार कहलाते हैं, यानी वो पैसा देगा। तो देगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारी एसेट्स है, हम उससे कभी भी पैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये तो हमारी एसेट्स कहलाएगी। और जो हमसे पैसा लेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा लायबिलिटीज कहलाएगा। इसको हमें पैसा चुकाना है भविष्य में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये आपकी स्थिति क्लियर हो गई। देनदार, डेटर्स, डेटर्स का हिंदी अर्थ होता है देनदार, देनदार का मतलब जो पैसा देगा, जो आपको पैसा देगा वो आपका देनदार होगा। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का हिंदी अर्थ होता है लेनदार, लेनदार का मतलब होता है लेगा, यानी जो आपसे पैसा लेगा वो आपका लेनदार है, जो पैसा आपको देगा वो आपका देनदार। तो देगा और लेगा। डेटर्स, डेटर्स का देनदार, देनदार का मतलब देगा, जो पैसा देगा आपको वो एसेट्स हुई। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब लेनदार, लेनदार का मतलब जो वो आपसे पैसा लेगा तो वो आपका दायित्व हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके देनदार और लेनदार। इसी प्रकार एक टॉपिक और आता है आपका बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल। इनको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। इनकी ये जो डेफिनेशन है, इन डेफिनेशनों को आप एक बार ठीक तरह से याद कर लोगे, समझ में आ जाएगी आपके। तो इससे क्या होगा कि जब आप जनरल एंट्री करोगे इसकी, तो जनरल एंट्रियों में आपको समस्या नहीं आएगी। उसमें जो लैंग्वेज क्वेश्चन की आएगी उसको आप इजी गोइंग समझ सकते हैं और उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसकी ये मैं शब्दावली आपको समझा रहा हूँ। इनकी मीनिंग्स भी आप देख रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई नहीं है, इनको ये उसी तरह की मीनिंग्स है जिनको आप पढ़ते हुए अभी तक आए हैं। तो अब इसके बाद आता है अपन का प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल और देबिल, बिल्स दे, बिल्स रिसीवेबल, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राप्य बिल। बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल। जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति एवं संस्थाएं कभी कभी अपने बकाया भुगतान के बदले व्यवसाय के पक्ष में बिल स्वीकार करते हैं। ऐसे बिलों को प्राप्य बिल कहते हैं। ऐसे स्वीकृत बिलों का उन पर अंकित तिथि को भुगतान कर दिया जाता है। आवश्यकता होने पर व्यवसाय द्वारा ऐसे बिलों को बैंक से बट्टे पर बुनाकर नियत तिथि से पहले भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राप्य बिल क्या होता है? प्राप्य बिल का मतलब होता है कि भाई हमने किसी को उधार माल बेचा। अब उधार माल बेचने पर इसको आप अपनी भाषा में समझाएं कि हमने किसी को उधार माल बेचा, आपने 10,000 रुपए का माल बेचा किसी को, अब हमको उससे 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है। अब उसके पास अगर 10,000 रुपए हैं तो वो अपन को अभी याद की याद दे देगा, अगर नहीं है तो वो उधार रखेगा, तो अपन उधार उसको रख देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो यार ठीक है ये 10,000 रुपए का ये चेक ले जा, चेक उसने दे दिया, लेकिन चेक दिया कब? 3 महीने बाद की अवधि का दिया है उसने अपन को चेक, ठीक है। तो 3 महीने बाद की अवधि का उसने हमको चेक दे दिया कि भैया आप चेक ले जाओ। अब 3 महीने बाद
हम उस चेक से अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो वो चेक जो है वो क्या कहलाएगा, बिल कहलाएगा। तो ये चेक अब चलने लग गए हैं। पहले जो व्यवसाय चलता था तो पहले बैंकों में इतने खाते नहीं होते थे, बैंक की इतनी ब्रांचें नहीं होती थी, तो उस समय पर क्या चलता था, उस समय पर बिल चलते थे कि जो साख बिल होते हैं, देय विपत्र और प्राप्य बिल। तो ये बिल लिख देता था, जैसे मैंने किसी को माल बेचा तो उसने मुझे बिल लिख के दे दिया, भाई ठीक है 3 महीने की अवधि का एक बिल ले जा। तो 3 महीने की अवधि का मतलब क्या है, वो साख पत्र होता है ना। तो साख पत्र क्या होता है, उस व्यापारी की इतनी साख है कि उस मित्र को अगर बैंक में जाकर देगा तो बैंक उसको 3 महीने पहले ही उस पर ब्याज काट करके और भुगतान कर देगा। तो वो होता है देय विपत्र। तो प्राप्य बिल क्या होते हैं, ऐसे बिल मैं अपनी भाषा में आपको इसका अर्थ बताता हूं, ऐसे बिल जिनसे हमें पैसा प्राप्त करना होता है, अर्थात जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं और क्रेता उसके बदले बिल स्वीकार करता है तो वह प्राप्य विपत्र या प्राप्य बिल कहलाता है। यह व्यवसाय के लिए क्या है, पैसा प्राप्त करना है, तो एसेट से, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो प्राप्य बिल क्या होते हैं, ऐसे बिल जिनसे हमें पैसा प्राप्त करना होता है। तो ये व्यवसाय की क्या है, पैसा प्राप्त करना है तो वो एसेट्स कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसे बिल जिनसे हमें पैसा प्राप्त करना है वो हमारे प्राप्य पत्र कहलाते हैं। अर्थात जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं और क्रेता उसके बदले बिल स्वीकार करता है तो वह प्राप्य विपत्र बिल कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा आता है हमारा देय विपत्र या देय बिल, बिल्स पेबल। देय बिल, अब इसका उल्टा कर लीजिए आप, जो हमारा प्राप्य बिल था इसका उल्टा कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका देय बिल। प्राप्य बिल में लिखा ऐसे बिल जिनसे हमें पैसा प्राप्त करना होता है, तो यहां कौन से आ जाएंगे, ऐसे बिल जिनको हमें पैसा यहां प्राप्त करना होता है, यहां चुकाना होता है। अब पैसा चुकाएंगे तो यहां तो आपके एसेट्स हुई थी, पैसा प्राप्त किया था, यहां आप चुका रहे हैं तो आपके लिए क्या होगी, ये लायबिलिटीज, ये आपका दायित्व हो गया। ठीक है, अर्थात जब हम किसी को उसमें उधार माल बेचते थे, इसमें खरीदेंगे, जब हम उधार माल खरीदते हैं और उसके बदले में कोई विपत्र स्वीकार कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, देय बिल। तो अब इसको आप यहीं पे इसी से समझ लो कि अर्थात जब हम किसी को इसमें उधार माल बेचते थे या उधार माल खरीदते हैं, तो जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं और उसके बदले में विक्रेता को बिल स्वीकार कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो देय बिल कहलाएगा, बिल्स पेबल कहलाएगा। मैं लिख देता हूं आपको, अर्थात जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं और उसके बदले में विक्रेता को बिल स्वीकार करते हैं तो वह देय विपत्र
कहलाता है। लेकिन जब हम किसी को से उधार माल खरीदते हैं और उसके बदले में कोई बिल स्वीकार करते हैं तो उसको हम क्या कहलाते हैं, वो देय विपत्र कहलाता है। यानी जो प्राप्य बिल था उसका ये उल्टा है, देय बिल। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब आपके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। दोनों को अलग अलग ही लिख देता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, DIRECT, प्रत्यक्ष व्यय, और दूसरे हैं इनडायरेक्ट व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसको अगर किताब की भाषा में भी समझ लेंगे तो इसको मैं पहले तो अपनी भाषा में समझा दूं आपको। प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक लाइन में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक लाइन में आप इसको समझिए। माल को खरीदने से लेकर गोदाम में पहुंचाने तक के समस्त व्यय प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। और अप्रत्यक्ष व्यय के लिए अगर आप बात करें, इनडायरेक्ट व्यय, तो यहां आप लिख सकते हैं इसको, माल के गोदाम में पहुंचाने के बाद के समस्त खर्चे अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। जैसे अब इसको आप जैसे समझ लें एग्जाम्पल के रूप में कि आपने माल को खरीदने गए, है ना, दोनों के एग्जाम्पल में लिख देता हूं। अब इसमें कौन सा कोई भी आपके व्यय जो आते हैं एक्सपेंसेस, उनको आप देखिए कि आप माल खरीदने गए। सबसे पहले तो आपने माल खरीदा और माल खरीदने पर दलाली चुकाई, ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज आपकी क्या कहलाएगी, कौन सा एक्सपेंसेस कहलाएगा, ब्रोकरेज, दलाली। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि माल को खरीदने से लेकर गोदाम में पहुंचने से पहले का खर्चा है। इंपोर्ट ड्यूटी, जब अपन किसी माल को आयात करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर, ये होगी आपकी दलाली, ये हो गया आपका आयात कर। वेजेज, मजदूरी। ठीक है ना, तो ब्रोकरेज, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेज, इसके अलावा फैक्ट्री एक्सपेंसेस,
फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ईटीसी। और भी हो सकते हैं। अब गोदाम में पहुंचने के बाद के खर्चे, यानी गोदाम में माल पहुंच गया उसके बाद के सारे खर्चे आपके, जैसे व्यवसाय का रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेज, बेचने का खर्चा आएगा ये, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, सैलरी, ईटीसी। और भी बहुत सारे इसमें खर्चे आते हैं। कुल मिला के जब हमने माल को बेच दिया, यानी माल गोदाम में पहुंच गया, और गोदाम में पहुंचने के बाद के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को अगर एक लाइन में आप समझना चाहें तो माल को खरीदने से लेकर के गोदाम में पहुंचाने तक के जितने खर्चे होते हैं वो तो आपके कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और माल को खरीदने के गोदाम में पहुंचने के बाद के भी जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कहलाएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। तो ये हो आपके बुक में देखें आप, प्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य एक व्यापारिक संस्था के उन व्यय से है जो प्रत्यक्ष रूप से या सीधे सीधे किसी विशेष उत्पाद अथवा सेवा से संबंधित है। अन्य शब्दों में ऐसे व्यय बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्पाद विशेष या सेवा से संबंधित होते हैं, जैसे किसी विशेष उत्पाद के लिए। कुल मिला के इसमें दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। आपको अगर ये एक लाइन समझ में आ गई तो ये भी आपके किताब में जो दे रखा है वो भी आपके समझ में आ जाएगी। तो आप इसको अपनी भाषा में आप समझें कि माल को, ये आपके आगे तक काम आएगी ये चीज़ें। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, माल को खरीदने से लेकर के गोदाम में पहुंचाने तक के जितने व्यय होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और माल को गोदाम में पहुंचने के बाद के जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद में ये अपन की अकाउंटिंग से संबंधित कुछ थोड़े से शब्द थे, शब्दावली है, जिनको आज हमने इसमें लेक्चर 4 में हमने पढ़ा है, समझा है। इसके बाद अब हम इनसे आपसे ये आशा करते हैं कि ये जो शब्दावली आपने पढ़ी है इनको आप समझ लें, इनको याद कर लें। नोट्स के रूप में चाहें तो आप इस वीडियो को देख करके इनको नोट्स के रूप में भी बना लें, और हम इसके अगले वाले वीडियो में आपको जनरल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण के बारे में विस्तार से बताएंगे, उसको आपको समझाएंगे। अगर इसमें आपके कोई भी समस्या रहती है तो आप हमें हमारे स्कूल के नंबरों पर या YouTube चैनल पर सब इस पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।